अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के पास पेपर्स के 2014 के न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। पहला न्यूमेरिकल, a galvanometer having a resistance of 50 ohm reflects full scale for a potential difference of 100 millivolts across the terminals. What resistance should be connected to increase its range to 50 volts? एक galvanometer है, उसकी resistance 50 ohm है, reflect करता है full scale deflection फॉर 100 मिली वोल्ट्स। तो हम कौन सी रेजिस्टेंस को उसके साथ जोड़ें कि उसका जो रेंज है वो 50 वोल्ट्स हो जाए, यानी कि वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर 50, फुल स्केल रिफ्लेक्शन वोल्टेज Vg से शो किया जाता है 100 मिली वोल्ट, और मिली मीन्स 10 रेज टू द पावर -3, तो वो 0.1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। कन्वर्ट कर लिया वोल्ट में। सीरीज रेजिस्टेंस जो जोड़नी पड़ेगी इसके साथ उसे Rx से शो करते हैं, और फाइनल रेंज जो है वोल्ट मीटर की वो 50 वोल्ट गिवन है। तो अगर हम फार्मूला देखें कन्वर्ट करने का वोल्ट मीटर के अंदर, तो आर एक्स यानी कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो बराबर होती है वी ओवर आई जी माइनस आर जी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ मिसिंग है, हमें आई जी नहीं पता। इस वजह से पहले हमें इस आई जी को सॉल्व करना पड़ेगा। आई जी को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। वी जी बराबर होता है आई जी इंटू आर जी। आई जी की वैल्यू अलग करेंगे तो आर जी दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा वी जी के साथ। सो 0.1 डिवाइड बाई 50, 0.002 एम्पियर। तो जैसे ही हमारे पास आई जी की वैल्यू आ गई है तो आर एक्स मालूम करना कुछ मुश्किल नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी है 50 और आई जी फाइंड करा 0.002 माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर है 50। आंसर आ जाएगा 24950 ओम्स। तो अगर हम इतनी वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो ये जो गैल्वानोमीटर था वो कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। एक आयरन बार है आयरन का, और उसका एरिया गिवन है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन है एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, हमें उसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी है एट 500 डिग्री सेल्सियस, और हमें अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है 0.0052 केल्विन इनवर्स, और रेजिस्टिविटी गिवन है 11 एक्सपोनेंट 8 ओम मीटर। अब यहाँ पे एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अल्फा और रेजिस्टिविटी क्योंकि गिवन है तो इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और फिर रेजिस्टेंस मालूम करनी है, डेटा भी ऐसे ही नज़र आ रहा है, और कम से कम अल्फा और रॉ से तो आप समझ ही जाओगे यहाँ पे रेजिस्टिविटी का टॉपिक और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक जो है ना वो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इनके कॉन्स्टेंट्स गिवन है। ठीक है ना, तो ये एक टेक्निक हो सकती है, ट्रिक हो सकती है जिसे आप याद रख सकते हो। डेटा बना लेते हैं पहले। एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.02, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 0.02, और क्योंकि एरिया मालूम करना है दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो बराबर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ बार जिसे एल से शो करेंगे वो है 20 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड बाय 100 कराएंगे ताकि मीटर्स में आए तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। फिर जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो हम चेंज मेजर करते हैं वो चेंज हम लोग मेजर करते हैं फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्योंकि चेंज 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मेजर किया जा रहा है यानी कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो एक्चुअली बराबर होगा फाइनल टेम्परेचर के। ठीक है ना, तो याद रखना है इस टॉपिक के अंदर जो डेल्टा टी है एक्चुअली उसको हम सिर्फ और सिर्फ किससे शो करते हैं, उसको सिर्फ हम लोग टी से ही शो करते हैं, और वो कितना गिवन है, वो गिवन है 500 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी है एक्चुअली, तो ये डेल्टा टी ही है जिसका सिंबल हम टी लिखते हैं क्योंकि डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस से नाप रहे हैं। इस वजह से हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं या केल्विन भी लिख सकते हैं। तो 500 केल्विन टेम्परेचर चेंज आ रहा है या 500 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। और एक्चुअली मालूम क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है टी डिग्री सेल्सियस, और टी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जैसे फिलहाल कितना 500 डिग्री सेल्सियस है जिसको हम शो कर देते हैं आर टी से। अच्छा, आर टी मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी जिसके लिए रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक को यूज करेंगे। सो आर इज इक्वल टू रॉ एल ओवर ए। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस मालूम करनी है, रॉ भी गिवन है, एल भी गिवन है, ए भी गिवन है। 11 एक्सपोनेंट 8, लेंथ 0.2 और एरिया 4 एक्सपोनेंट -4, तो आंसर आ जाएगा 0.055 ओम्स। ये हमारे पास एक्चुअल रेजिस्टेंस आ गई है। अब एक्चुअल रेजिस्टेंस से किसी खास टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक है। आर टी इज इक्वल टू आर 1 + α t होता है। आर एक्चुअल रेजिस्टेंस है जो कि हम लोग मालूम कर चुके हैं। अल्फा गिवन होता है 0.0052, और जिस टेम्परेचर पे पता करना है यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस पे पता करना है
सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 0.055, तो आंसर आ जाएगा 0.198 ओम्स। ये होगी उस रेक्टेंगुलर बार जो कि आयरन का बना हुआ था, उसकी रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस ऑफ बार एट 500 डिग्री सेल्सियस इज 0.198 ओम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, एक आयरन कोर सोलिनॉइड है जिसमें 500 टर्न्स है, क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट है 2.3 एम्पियर जो कि उससे पास हो रहा था, जिसकी वजह से फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी 0.53 टेस्ला। तो कितना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा ये पता करना है। अगर करंट को हमने 0.1 सेकेंड में बंद कर दिया, यानी कि करंट जो चेंज हुआ वो 2.3 से 0 हुआ होगा 0.1 सेकेंड में। एंड व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस भी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स 500, क्रॉस सेक्शन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 2 मरतबा डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर। चेंज ऑफ करंट है, क्योंकि मैंने बताया करंट ऑफ हो गया तो आखिरी वाला करंट 0 हो गया, सो 2.3 ही एम्पियर करंट का चेंज है। मैग्नेटिक फील्ड 0.53 टेस्ला है या वेबर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है, जबकि जब करंट को ऑफ किया है तो टाइम लगा है 0.1 सेकेंड। तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं फैराडेज लॉ का, ईएमएफ का फॉर्मूला एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। प्रॉब्लम ये है कि हमें डेल्टा फाई फाइंड करना पड़ेगा। सो डेल्टा फाई जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है बी डॉट डेल्टा ए। ठीक है, तो वही हम करेंगे कि एन की जगह पे एन ही रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मल्टीप्लाई करा देंगे एरिया वेक्टर से, जो कि एरिया हमें यहाँ पे गिवन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 500, मैग्नेटिक फील्ड 0.53 और एरिया 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, और टाइम जिसमें करंट ऑफ हुआ था वो 0.1 आ गया। पूरी वैल्यूज रखो कैलकुलेटर के अंदर, तो आंसर आएगा 1.32 वोल्ट्स। ये आया है ईएमएफ। अब ये जो पार्ट था ना सेल्फ इंडक्टेंस वाला, ये फाइंड कर लेते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो सेल्फ इंडक्शन से हम लोग निकालते हैं, ईएमएफ बराबर होता है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। सारी वैल्यूज हमें पता है, एल को अलग करना है सिर्फ। ईएमएफ निकाला हम लोगों ने 1.32, चेंज ऑफ करंट 2.3 और टाइम अब भी वही है 0.1। रीअरेंज करेंगे, सो 1.32 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 2.3 आ जाएगा 0.057 हेनरी, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो मिली हेनरी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, बहरहाल क्योंकि लाजमी नहीं था तो हमने कन्वर्ट नहीं करा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है 1.32 वोल्ट है और सेल्फ इंडक्टेंस आई 0.057 हेनरीज। what will be the velocity and momentum of a particle whose rest mass is m naught and kinetic energy is equal to twice of its rest mass energy? वेलोसिटी और मोमेंटम पता करना है एक पार्टिकल का जिसका रेस्ट मास m नॉट है और काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस है उसके रेस्ट मास एनर्जी के। ऐसे ही क्वेश्चन हमारी बुक में भी है बट ट्वाइस नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे सिर्फ इक्वल लिखा हुआ है। बहरहाल थोड़े से चेंज के साथ सॉल्व तो वैसे ही होगा। रेस्ट मास m नॉट के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी जिसे हम ई नॉट से शो करते हैं उसके बराबर है, और बाकी v हमें मालूम करना है और p यानी कि मोमेंटम मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी को ऐड कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब गिवन क्या है, गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है ट्वाइस ऑफ ई नॉट के, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम ट्वाइस ऑफ ई नॉट पुट कर सकते हैं। तो 2 ई नॉट प्लस 1 ई नॉट, ये हो जाएगा 3 ई नॉट। अच्छा जी, अब आइंस्टाइंस की मास एनर्जी रिलेशन ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर के और ई नॉट बराबर होता है एम नॉट सी स्क्वायर के। ठीक है, तो पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी कि एम बराबर है थ्राइस ऑफ एम नॉट के। ठीक है जी, अब सिंप्लीफाई करने के लिए एम का फॉर्मूला पुट करेंगे। एम खुद बराबर होता है एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो एम की जगह पे एम की वैल्यू आ सकती है, तो हो जाएगा एम अपॉन एम की जगह पर आ जाएगा एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एम नॉट। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल। ठीक है, और अब क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, ये वैल्यू इधर चली जाएगी या रेसिप्रोकल कर सकते हैं और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो इधर आके 3 हो जाएगा 1/3 जो कि मैंने इधर लिख दिया, और बाकी ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जाहिर सी बात हमें वी चाहिए तो वो रूट के अंदर है, रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 या वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/9 के। ठीक है, समझ लो कि ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो गई और 1/9 इस तरफ जाकर हो गया माइनस, तो 1 माइनस 1/9 ये होता है बराबर 8/9 के, और वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8/9 सी स्क्वायर।
अब इस वैल्यू में हमें v की वैल्यू चाहिए तो सिर्फ हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही 8 का स्क्वायर रूट आएगा तो 2√2 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 3 के बराबर होता है, और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ सी आ जाएगा, और वी का स्क्वायर रूट भी सिर्फ वी आ जाएगा। तो बनेगा हमारे पास v इज इक्वल टू 2√2/3 इंटू सी। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी, जिसकी मदद से अब हम निकालेंगे मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम हमें पता है कि एम नॉट वी के बराबर होता है। तो एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट कर दी, एम नॉट एज इट इज़, और बाकी वी की जगह पे पूरी वैल्यू आ गई। पूरी वैल्यू क्या है, सी, ये 2√2/3। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी वी जो कि 2√2/3c है, और मोमेंटम जो है वो 2√2/3 एम नॉट सी के बराबर है। हमें फाइंड करनी है बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और टेलोरियम की है जिसका एटॉमिक नंबर 52 है और एटॉमिक मास है 126। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, मास ऑफ टेलोरियम गिवन है, और 1 U जो बराबर होता है 1 यूनिफाइड मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी बनती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ टीई, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बाइंडिंग एनर्जी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। बाइंडिंग एनर्जी के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपको पता है 52 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बट अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए होते हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं, तो 126 माइनस 52, ये आ जाएगा आंसर 74। तो याद रखिए प्रोटॉन की तादाद 52 है और न्यूट्रॉन की तादाद 74 है, क्योंकि उसको हमें यूज़ करना है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन में। मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर है उसका टोटल मास कितना है, उसमें से मास माइनस करा देंगे टेलोरियम का, यानी कि टी का, जो कि गिवन है। वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ गया मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 52 थे। ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले थे 74, और बाकी टेलोरियम का मास 125.9033। अच्छा जी, 52 इंटू दिस, ये वैल्यू आ गई 1.0086 इंटू 74, 74.6364। फिर इन दोनों को ऐड किया तो 127.042, फिर उसमें से माइनस हो जाएगा 125.9033, तो आंसर आ जाएगा 1.1387 यूनिफाइड मास। ये आया है मास डिफेक्ट। अब निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी इंटू सी स्क्वायर, और जब भी यूनिफाइड मास में गिवन होता है, यूनिफाइड मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एक यूनिफाइड मास से इतनी एनर्जी बनती है, तो इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कराते हैं हम। 1060.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बाइंडिंग एनर्जी है। और जब हमें निकालना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी आती है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी कि एटॉमिक मास से डिवाइड कराते हैं, तो वो हो जाएगा 1060.7 डिवाइड बाई 126, आंसर आ जाएगा 8.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो दोनों चीज़ें आ गई, बाइंडिंग एनर्जी भी आ गई और पैकिंग फ्रैक्शन भी आ गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि ऊपर वाला आंसर ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो ये वाला आंसर भी आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। तीन रेजिस्टर्स हैं 50 ओम की, यानी तीनों की तीनों रेजिस्टेंस 50 ओम की हैं, उनको हम 4 तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हर एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करनी है। बिल्कुल ऐसे ही एक न्यूमेरिकल हमारी बुक में भी है, बस वैल्यूज़ डिफरेंट है उन 3 रेजिस्टर्स की, बाकी कनेक्शन यही हो सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले डेटा बना लेते हैं। रेजिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों के तीनों 50 ओम्स के बराबर है। केस 1 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है RA हो जाएगी, सेकंड केस की हो जाएगी RB, इसी तरीके से RC और RD हो जाएगी फोर्थ केस की। अब देखो इन रेजिस्टेंस को जोड़ने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये खुद ही कह रहे हैं 4 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीकेकार ये हो सकता है कि हम तीनों रेजिस्टेंस को लगा दें सीरीज में, कुछ ऐसे R1 के साथ सीरीज में R2 और सीरीज में आगे R3, और तीनों के तीनों 50 ओम्स के हैं। तो क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला RA बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 50 प्लस 50 प्लस 50 ये हो जाएगा 150 ओम्स। तो पहला केस तो ये हो सकता है कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है हम सीरीज में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 150 ओम्स। सेकंड केस ये हो सकता है कि तीनों को हम पैरेलल ही जोड़ दें, यानी कुछ ऐसे कि R1 R2 और R3 तीनों के तीनों पैरेलल आ जाएं। तो क्योंकि तीनों पैरेलल हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RB बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/50 प्लस 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा 3/50। और क्योंकि जब RB की वैल्यू चाहिए तो यहाँ का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो RB ऊपर आ जाएगा,
यहाँ का भी रेसिप्रोकल होगा, 50 ऊपर चला जाएगा, 50/3 16.6 ओम्स के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड केस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीसरा केस कुछ इस किस्म का हो सकता है कि दो सीरीज और एक पैरेलल में हो। देखो तीनों सीरीज में हो गई, तीनों पैरेलल हो गई, तो अब एक तरीके का ये हो सकता है कि दो सीरीज और एक पैरेलल। तो फिलहाल सर्किट के मुताबिक हमें R1 और R2 सीरीज में नजर आ रहे हैं। सो R1 और R2 का पहले कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं, लेट से R प्राइम के बराबर। सो R1 प्लस R2 50 प्लस 50 ये बराबर होता है 100 ओम्स के, यानी कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो आई है 100 ओम्स। नाउ अब जो वो रेजिस्टेंस है, यानी कि इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो R3 के पैरेलल होगी। तो फिर R प्राइम और R3 पैरेलल, सो 1/R प्राइम प्लस 1/R3 यानी कि 1/100 जो हमारा R प्राइम का आंसर आया था, और R3 50। सो ये आ जाएगा आंसर 3/100। 1/RC का आंसर आएगा, और क्योंकि हमें RC का आंसर चाहिए तो 100 को ऊपर ले जाएंगे, 3 डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.3 ओम्स। तीसरे कॉम्बिनेशन में जब दो सीरीज और एक पैरेलल में, तो आंसर आ गया 33.3 ओम्स। केस 4 ये हो सकता है कि दो को पैरेलल करें फिर एक को सीरीज में लगा दें, यानी कि R2 और R1 को हमने पहले पैरेलल करा और फिर जो इनका कंबाइंड आंसर आएगा वो R3 के साथ लगा देंगे सीरीज में, कैलकुलेट कर लेंगे सीरीज में। सो R1 प्लस R2 पैरेलल है, ठीक है, सिंपल। R1 और R2 पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R प्राइम 1/R1 प्लस 1/R2 ये हो जाएगा 2/50, और फिर 50 रेसिप्रोकल R प्राइम की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 25 ओम्स। यानी कि ये बात कंफर्म है कि R1 और R2 को कंबाइन करके हमारे पास आंसर आया है 25 ओम्स, जो कि R3 के साथ सीरीज में आएगा। R प्राइम जो इन दोनों के बराबर है वो R3 के साथ सीरीज में है, और सीरीज का कॉम्बिनेशन R प्राइम प्लस R3 सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। सो 25 प्लस 50 ये हो जाएगा 75 ओम्स, यानी कि हमारे चौथे केस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो रिजल्ट में इन सबको ही मेंशन कर देंगे, 150 आ गया, 16.6 आ गया, 33.3 आ गया एंड 75 ओम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 कैलकुलेट करनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 800 केल्विन पर, और उसका मोलर मास गिवन है, मास नहीं गिवन है, उसका मोलर मास गिवन है 32 ग्राम्स के बराबर, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें गिवन है कैपिटल R 8.313 जूल पर मोल केल्विन। तो डेटा में टेम्परेचर ऑफ गैस आ गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड करनी है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे 32 को, तो आ जाएगा 0.032 किलोग्राम्स। क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर मोलर मास की, तो जब भी मोलर मास गिवन होता है यानी कैपिटल M गिवन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 3RT/M। यहाँ पे KT/स्मॉल m वाला भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो लेंदी होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू R की गिवन है, क्या मतलब जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब उसी को यूज़ कर लो, ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये फॉर्मूला भी ड्राइव किया होगा आप लोगों ने थ्योरी में, 3RT/M, इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। 3 इंटू 8.313 इंटू 800 डिवाइड बाई 0.032। सॉल्व करने के बाद रूट लेने के बाद 789.6 मीटर पर सेकेंड, ये है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। उसकी प्लेट्स को फिर हमने डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और फिर उस बैटरी को, उस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में एक दूसरे कैपेसिटर के साथ, और फिर ऐसा देखा गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ड्रॉप हो गया, 220 के बजाय वो हो गया 100 वोल्ट। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर? तो सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी? पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, फाइनल वोल्टेज V1 प्राइम 100 वोल्ट गिवन है, और हमें सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता करनी है। देखो जब पहला वाला कैपेसिटर था ना, उसको हमने बैटरी से जोड़ा था। फॉर एग्जांपल पहला वाला कैपेसिटर आ गया और इसको मैंने जोड़ दिया एक बैटरी से, ठीक है। तो बैटरी के क्या वोल्टेज थे? बैटरी के वोल्टेज थे 220 वोल्ट, तो यकीनन इसके ऊपर वोल्टेज कितना आ गया होगा? वोल्टेज आ गया होगा 220 वोल्ट, ठीक है। और 220 वोल्ट के मुताबिक इसने चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लिया होगा। लेकिन जब हमने उसको बैटरी से हटा के इसी C1 को ज्वाइन कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर के साथ, फॉर एग्जांपल ये आ गया C1, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर के साथ, और वो जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉर एग्जांपल C2 के बराबर, ठीक है। इनको हमने आपस में कर दिया कंबाइन,
तो भाई हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि कुछ चार्ज C1 में से निकल के चला गया होगा C2 के पास, और इसी वजह से दोनों का जो वोल्टेज है यानी कि जो C1 का वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया 100 वोल्ट, और क्योंकि दोनों पैरेलल जुड़े हुए तो जितना फाइनल वोल्टेज है पहले वाले कैपेसिटर का उतना ही दूसरे वाले कैपेसिटर का भी होगा, यानी कि C2 का। बात समझ में क्या कह रहा हूँ, पहले 220 से कुछ चार्ज इसमें C1 में चला गया होगा, लेकिन फिर जब दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ा तो C1 में से कुछ निकल के चला गया होगा C2 की तरफ, इसी वजह से C1 का वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना 100 वोल्ट, और क्योंकि दोनों पैरेलल जुड़े हुए तो C1 और C2 दोनों का वोल्टेज ही 100 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसी टेक्निक को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर निकालने के लिए Q2 डिवाइड बाई V2 करेंगे, जो फॉर्मूला है सिंपल कैपेसिटेंस का, बट दो प्रॉब्लम है ना, हमें Q2 पता है, V2 तो पता हमें, फाइनल वोल्टेज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर तो पता है, वो तो 100 वोल्ट ही होगा। सिर्फ मसला ये है कि जो चार्ज C1 से निकल के C2 की तरफ चला गया जो कि Q2 है वो हमें मालूम करना है। जब इनिशियल चार्ज मालूम कर लेते हैं पहले, जब हमने बैटरी से चार्ज किया था पहले कैपेसिटर को, तो वो आ सकता है Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 यानी कि 10 इंटू 220, और याद रखो 10 माइक्रो में था, इस वजह से आंसर ही मैंने लिख दिया माइक्रो कूलम में। ये हो गया 2200 माइक्रो कूलम, ये इनिशियल चार्ज था C1 में। फिर फाइनल चार्ज कितना हुआ जो हमने C2 को उसके साथ कनेक्ट कर दिया, अब जो बचा है C1 के पास वो Q1 प्राइम हो गया, तो आ जाएगा C1 इंटू V1 प्राइम, क्योंकि अब जो वोल्टेज आया वो 220 नहीं है वो 100 है, सो 10 इंटू 100 ही हो जाएगा 1000 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो पहले इतना चार्ज था C1 के पास, बाद में इतना रह गया, तो बाकी कहाँ गया होगा, बाकी गया होगा C2 के पास, तो Q2 बराबर आ सकता है Q1 माइनस Q1 प्राइम, यानी कि 2200 माइनस 1000, ये हो जाएगा 1200 माइक्रो कूलम। तो जैसे ही हमारे पास सेकंड कैपेसिटर का चार्ज आ गया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज रख देते हैं, Q2 1200 माइक्रो कूलम, और वोल्टेज तो हमें पता ही है जो फाइनल वोल्टेज था दोनों के लिए बराबर था, तो 100 आ गए यहाँ पर क्योंकि दोनों पैरेलल जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोफैराड। सो जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैराड होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9, टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन दी गई है 12000 वोल्ट से। ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉलीज वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। डेटा में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 12000 वोल्ट, और डी ब्रॉलीज वेवलेंथ पता करनी है जो कि है लैम्डा। सो डी ब्रॉलीज का फॉर्मूला H ओवर mv होता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का होगा, और v हो गई उसकी वेलोसिटी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में भी ड्राइव किया था, उसी के जरिए वेलोसिटी आ जाएगी इजीली। वोल्टेज से वेलोसिटी निकालनी है, यही बेहतरीन फॉर्मूला है 2ev ओवर m। तो अलग से पहले वेलोसिटी मालूम कर लेंगे। ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू आ गई वोल्टेज 12000, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। सॉल्व करने के बाद रूट लेने के बाद v आ गया 64.9 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, और जैसी वेलोसिटी आ गई सो डी ब्रॉलीज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो वी ही मिसिंग था, वी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, तो आंसर आ जाएगा 0.112 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। और अगर नहीं आ रही हो 10 रेज टू द पावर माइनस 10, तो आप डेसिमल को शिफ्ट करके एक्सपोनेंट माइनस 10 कर लेना, ताकि इजीली 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकें। सो लैम्डा जो उसकी डी ब्रॉलीज वेवलेंथ होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, वो होगी 0.112 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटॉन्स एमिटेड इन द लेमन सीरीज। लेमन सीरीज के अंदर जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है फोटॉन्स की वो मालूम करनी है, और राइट बर्स्ट कांस्टेंट गिवन है 1.097 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मैक्स एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम। फॉर्मूला तो हमें पता है, राइट बर्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH इनटू 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, बट प्रॉब्लम यह है कि फाइनल ऑर्बिट तो हमें पता है लेमन के लिए फाइनल ऑर्बिट 1 होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का क्या चक्कर है। तो याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, अब मैं टेक्निक आपको याद दिला दूं, टेक्निक क्या होती है। टेक्निक ये है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का अगर रिलेशन देखोगे तो कैसा रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ जो फॉर्मूला होता है ना एनर्जी का, Hc ओवर लैम्डा,
तो देखो h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है जो कि कांस्टेंट है, तो लैम्डा के साथ अगर एनर्जी का रिलेशन देखोगे ना तो वो इन्वर्स है, मतलब अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो अपने आप एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी कब इमिट हो सकती है इन लेमन सीरीज? सबसे कम एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब से जंप करे, करीब से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर जंप करने के लिए कौन सा ऑर्बिट हो सकता है करीब तरीन, वो हो सकता है 2। तो याद रखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए करीब तरीन यानी कि एक ऊपर वाले ऑर्बिट का इंतखाब किया जाता है। लेमन के लिए फाइनल में पता है 1 है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए जो ni होगा यानी कि इनिशियल ऑर्बिट होगा वो हो जाएगा 2। सो 1 ओवर लैम्डा मैक्स राइटबर्ग्स कांस्टेंट 1 तो होता ही है फाइनल ऑर्बिट, और इनिशियल ऑर्बिट में हमने लिख दिया 2। 1 1 ओवर 4, 1 माइनस 1 ओवर 4 3 और 4 हो गया, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 4 ऊपर जाएगा और 3 और राइटबर्ग्स कांस्टेंट यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। आंसर आएगा 121 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर्स, और माइनस 9 का मतलब होता है नैनो, तो हो जाएगा 121 नैनोमीटर्स। लॉन्गेस्ट के लिए करीब तरीन एक ऊपर वाला ऑर्बिट सेलेक्ट किया जाता है गिवन सीरीज से, और शॉर्टेस्ट के लिए हमेशा इनफाइनाइट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया सबसे कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ का मतलब हो गया सबसे ज्यादा एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसी भी सीरीज के अंदर तब होती है जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर से आएगा, और सबसे ज्यादा दूर का मतलब क्या हो सकता है कि वो इनिशियली मौजूद होगा इनफाइनाइट यानी कि बहुत ही दूर। तो 1 ओवर लैम्डा मिनिमम 1.097 एक्सपोनेंट 7 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो वो 0 हो गया, और 1/1 भी 1 हो गया। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.097 एक्सपोनेंट 7। लेकिन लैम्डा मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 1 ओवर राइटबर्ग्स कांस्टेंट ये हो जाएगा 91 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर्स, जो कि बराबर हो जाएगा 91 नैनोमीटर्स के बराबर। तो हमारे पास दोनों वेवलेंथ्स आ गई हैं, लॉन्गेस्ट भी आ गई है 121 नैनोमीटर, और शॉर्टेस्ट भी आ गई है हमारे पास 91 नैनोमीटर।